डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए आज हम आनुवंशिकी से संबंधित टॉपिक्स लेंगे। आनुवंशिकी शब्द की परिभाषा है, ये जीव विज्ञान की एक शाखा है कि माता पिता के लक्षणों का संतान में स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। स्थानांतरण की जो प्रोसेसिंग है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में जानकारी देने वाली, उसके बारे में ज्ञान कराने वाली जो जीव विज्ञान की शाखा है उसको आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के बारे में मेंडल नामक जो वैज्ञानिक, जिनको आनुवंशिकी का पितामह कहते हैं, आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल, इनकी शुरू से बचपन से पेड़ पौधों में अत्यधिक रुचि थी। तो मेंडल ने अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात उनको वियना के एक चर्च में पादरी के रूप में नियुक्ति दे दी गई। तो मेंडल को पादरी के रूप में नियुक्ति के बाद उनको वहाँ एक गार्डन कैंपस था जिसमें उन्होंने मटर के पादपों पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। मटर के पादपों पर अध्ययन की इस प्रक्रिया में उन्होंने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोगों के लिए केवल मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया? तो मटर के पादपों का चुनाव उसने इसलिए किया क्योंकि सबसे पहली महत्वपूर्ण बात थी कि मटर के पादप 1 वर्षीय पादप होता है, अर्थात उसका जीवन काल अल्प समय में ही पूर्ण हो जाता है। इसलिए एक अध्ययनकर्ता कई पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से कर सकता है। दूसरा उसका कारण है कि मटर के पादपों में जो भौतिक लक्षण हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है, उनका पता लगाया सकता है बिना किसी उपकरण से। तीसरा इसका कारण है, मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव इसलिए किया कि मटर का पादप उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी होने के कारण इसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं। नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, स्त्री केसर पुंकेसर पाए जाते हैं। इसलिए इसने मटर के पादप का चुनाव किया। नेक्स्ट है, मटर के पादप में अलग अलग विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपुंसन की प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है, अर्थात पुष्प से पुंकेसरों को पृथक करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है, जिसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। मेंडल ने जब मटर के पादपों का अध्ययन किया और उन्होंने अपने प्रयोगों को एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित करवाया। स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित करवाने के बाद उसके प्रयोगों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया और आंत्रशोथ की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं के 3 शिष्य
हुगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस, एरिबॉन शेरमार्क। इन तीनों मेंडल के शिष्यों ने मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की पुनरावृत्ति की, अर्थात इन्होंने उन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इन्होंने देखा कि आनुवंशिकी के बारे में दिए गए प्रयोग, इनके निष्कर्ष तो बहुत पहले ही, लगभग 35 वर्ष पहले ही मेंडल ने दे दिए थे। तब इसका आनुवंशिकी के प्रयोगों का पता लगा कि इसके बारे में ग्रेगर जोहान मेंडल ने पहले ही जानकारी दे दी थी। तो मेंडल की मृत्यु के पश्चात फिर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इन्हीं के मेंडल के जो शिष्य थे, हुगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस, एरिबॉन शेरमार्क, मेंडल के आनुवंशिकी का अध्ययन करने से पहले, अर्थात उसके आनुवंशिकी के नियमों का अध्ययन करने से पहले कुछ शब्दावली हैं जो निम्न है। शब्द है संकरण। संकरण शब्द की परिभाषा है इच्छित लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस करवाने की जो प्रक्रिया है उसको संकरण कहते हैं। नंबर 2 है संकरण। संकरण की प्रक्रिया, संकर की परिभाषा है संकरण से प्राप्त संतति को संकर कहते हैं। संकरण से प्राप्त संतति को संकर कहते हैं। नंबर 3 है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप से तात्पर्य है किसी पादप के बाह्य लक्षणों, किसी पादप के बाह्य लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। नंबर 4 जीनी प्रारूप। किसी पादप के जीनोटाइप को जीनी प्रारूप कहा जाता है, अर्थात जो उसके जीनी लक्षण हैं उनको जीनी प्रारूप के नाम से जाना जाता है। नंबर 5 प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब है कि प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं और प्रथम पीढ़ी को F1 से व्यक्त करते हैं। नंबर 6 अप्रभावी लक्षण, अर्थात ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में तो छुप जाते हैं लेकिन द्वितीय पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षणों को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जबकि अप्रभावी लक्षणों को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इससे इन दोनों का पता लगाया जा सकता है कि कौन सा प्रभावी लक्षण है और कौन सा अप्रभावी लक्षण है। नेक्स्ट इसमें वोकैबुलरी है, जैसे F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, फर्स्ट फिलियर। F2 पीढ़ी, इसे द्वितीयक पीढ़ी कहते हैं।
नेक्स्ट है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण से तात्पर्य दो जोड़ी लक्षणों को लेकर के करवाया गया क्रॉस, द्विसंकर संकरण। नेक्स्ट है एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण। एकल संकरण से तात्पर्य, एकल संकर संकरण से तात्पर्य एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के करवाया गया क्रॉस, वो एकल संकर संकरण कहलाता है। इसके बाद मेंडल के द्वारा दिए गए आनुवांशिकी के 3 नियम हैं। नंबर 1 प्रभावीता का नियम। नंबर 2 पृथक्करण का नियम। नंबर 3 द्विसंकर संकरण का नियम। पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, जबकि द्विसंकर संकरण के नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रभावीता के नियम को देखते हैं। प्रभावीता के नियम की परिभाषा है, जब शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट फिलियल में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। इसे प्रभावीता का नियम कहते हैं। जैसा कि हम इसके एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, प्रभावीता के नियम की परिभाषा जो हमने आपको बताई कि शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी, शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया जाए तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही पैदा होते हैं और अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं। इसे प्रभावीता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मटर के शुद्ध लंबे, तो शुद्ध लंबों को अपन किससे, कैपिटल टी से, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रभावी लक्षण का मतलब है कि ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, और प्रभावी लक्षणों को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। तो बौने का मतलब अप्रभावी लक्षण, तो अप्रभावी लक्षणों को अपन स्मॉल टी से व्यक्त करेंगे। इनको हम पेरेंट्स कहते हैं। बॉटनी की भाषा में एक को आप मेल और एक को फीमेल मान सकते हैं। उभयलिंगी जो प्रतीक चिन्ह है वो ये है, इस चिन्ह से स्पष्ट होता है कि उभयलिंगी का चिन्ह है। यदि ये चिन्ह आता है तो ये नर युग्मक को दर्शाता है, और यदि ये चिन्ह आता है तो ये मादा युग्मक को दर्शाता है।
तो इनमें से किसी को भी आप पेरेंट्स मान सकते हैं, किसी को मेल और किसी को फीमेल मान सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद गैमीट तैयार होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बिना पादपों में भी युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। क्रॉस मेथड, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। तो प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों वाले जीन सभी पादपों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पादप लंबा है। अब ना इसको कहेंगे, ये सभी प्राप्त जो संतति है वो संकर लंबी कहलाती है, संकर लंबे। इसका मतलब है कि बौनेपन के जीन तो उपस्थित हैं लेकिन लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं। जीन तो उपस्थित है लेकिन लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इन पादपों को संकर लंबे पादप कहेंगे। अर्थात प्रभावी लक्षण छुप जाते हैं और अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं और अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं। इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कर।